बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। क्या एलन इसी गली के किसी मकान में रह रहा है? मैंने इससे पूछा। हाँ, ये 38वें और 39वें कतार की दरमियानी गली है। पता नहीं यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। इस इलाके में आम तौर पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती। वहाँ पहुँचने से पहले ही हमें राहगीरों से मालूम हो गया कि वहाँ भीड़ बिला सबब जमा नहीं थी। गली के किसी मकान में थोड़ी देर कबल खासी धुआंधार फायरिंग हुई थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। इलाके में पुलिस की आमद के बाद वहाँ मुतजस्सिस अफराद की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। भारी फायरिंग और पुलिस की आमद दाल में काला जाहिर कर रही थी। वहाँ जो कुछ हुआ था यकीनन एलन के ठिकाने पर ही हुआ था। ऐसी सूरत में वजनी थैले को अपने साथ लिए फिरना खुद को दूसरों की निगाहों का मरकज बनाने के मुतरादिफ था। थैले में रखे हुए दोनों दस्ती बम जेब में डालकर ये थैला कहीं भी छोड़ दो ताकि हम आसानी से तमाशाइयों की भीड़ में शामिल होकर तफसीलात मालूम कर सके। मैंने मायूसाना लहजे में कहा। सुल्तान शाह खुद भी ऐसी किसी कार्रवाई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इसने लम्हा भर के लिए थैला सड़क के किनारे रखा और दस्ती बम सूरत से इसकी जेब में मुंतकिल हो गए। इस मुकाम से आगे ही एक भरा हुआ कूड़ेदान मकानात की अकबी गली के सिरे पर रखा हुआ था। सुल्तान शाह ने वो वजनी थैला कूड़ेदान के पिछले हिस्से में डाल दिया। इस गैर जरूरी बोझ से निजात पाने के बाद हम इस गली के नुक्कड़ पर जमा होने वाली भीड़ में पहुंचे तो पता चला कि पुलिस की भारी नफरी ने काफी दूर तक इस गली की नाकाबंदी की हुई थी और एक मकान के आगे पुलिस की गाड़ियों के साथ ही कई एम्बुलेंस भी मौजूद थी। वहाँ हर शख्स हैजान और तजस्सुस में मुब्तला था। किसी को पूरी तफसील का इल्म नहीं था। हर शख्स की जुबान में पर सिर्फ भारी फायरिंग का जिक्र था। कुछ देर तक इधर उधर की सुनगिन लेने के बाद वहाँ लोगों की जुबानी पता चला कि इस पुरसुकून गली में चंद गैर मुल्कियों की वजह से आफत आई हुई थी। पहले इनका एक कुत्ता और इसका रखवाला मारा गया। फिर थोड़ी देर पहले इनके घर में अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। वहाँ से मुतअद्दिद सफेद फार्म बेसरो समानी के आलम में कई गाड़ियों में फरार होते हुए देखे गए थे। मैं उलझ कर रह गया। एलन के ठिकाने पर होने वाली मुहाज आराई मेरी समझ से बालातर थी। हमने सर तोड़ कोशिशों के बाद इन लोगों का सुराग हासिल किया था, लेकिन इस नागहानी वारदात के नतीजे में हम एक मरतबा फिर अंधेरे में थे। गालिब इम्कान यही था कि पुलिस को मुतासरा मकान में कोई मुतनफ़िस जिंदा नहीं मिल सका होगा। इस अफरा तफरी में वीरा पर क्या गुजरी थी इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। हो सकता है कि मौका मिल जाने पर वीरा ही ने अपना काम दिखा दिया हो। भीड़ से निकलने के बाद सुल्तान शाह ने दबी आवाज में अपनी राय जाहिर की। इसकी बात करीन क्यास थी, लेकिन हमारे पास इसकी तस्दीक का कोई जरिया नहीं था। मैं इसे साथ लेकर शारे फैसल की दूसरी जानिब वाक़िया होटल की तरफ चल दिया। वहाँ बैठकर हम गली में रोनुमा होने वाली तब्दीली पर नजर रख सकते थे। एलन की क़याम का शारे फैसल की एक जानब थी। हम सड़क के पार वाक़िया होटल पर बैठे हुए थे। फासले पर होने की वजह से हमें इस गली का मंजर बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा था। खराबी सिर्फ ये थी कि इस गली के करीब सिरे पर बेचैन और मुतजस्सिस तमाशाइयों का हजूम जमा था। पूरी गली पुलिस के तसर्रुफ में थी। वो लोग अपनी हमदोरफ्त के लिए दूसरी तरफ का रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से हमें यह अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ क्या कार्रवाई कर रही थी। होटल में चंद मिनट गुजारने के बाद हमें यह मालूम हो गया कि इस मकान में फायरिंग की वारदात हमारे पहुँचने से 15-20 मिनट पहले रूनुमा हुई थी, जिसके नतीजे में आनन फानन वो गली वीरान हो गई। करीबी दफातर तेजी से बंद कर दिए गए। बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हद तो ये हुई कि नुक्कड़ पर वाक़िया बिजली कंपनी के दफ्तर वालों ने भी अंदर सिमट कर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। कई मिनट तक पूरा इलाका शदीद फायरिंग और लर्जा खेज इंसानी चीखों से गूंजता रहा। इस मिले जुले शोर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खूनी मुजरिमों के दो मुसल्ला जत्थे आपस में लड़ पड़े हों। फायरिंग का जोर टूटते ही इस गली में से वक्फे से कई तेज रफ्तार गाड़ियां नमूदार हुई। बेशतर गाड़ियों में सफेद फार्म सवार थे। सिर्फ एक गाड़ी में मुकामी चेहरे देखे गए थे। इन तमाम गाड़ियों के ड्राइवर बदहवासी के आलम में गाड़ियां भगा रहे थे। सर्विस लेन पर जिसके जिधर सींग समाये वो उधर ही फरार हो गया। और फिर फजा में पुलिस की गाड़ियों के दिल उड़ाने वाले सायरनों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की मुदाखलत का इम्कान पैदा होते ही फायरिंग यकलख्त रुक गई, जैसे लड़ने वाला कोई भी फरीक पुलिस का सामना नहीं करना चाहता हो। गली से मजीद इक्का दुक्का गाड़ियां फरार हुई और जब पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तेजी से इस गली का मुहासरा किया तो
फ़ज़ा पर गैर फितरी सन्नाटा छा चुका था। मुझे यकीन था इस तसादम के नतीजे में सारी ही मुतासरा अफराद शार फैसल की सिमत से नहीं भागे होंगे। इनके लिए दूसरी तरफ का रास्ता भी खुला हुआ था। अगर दोनों एतराफ से इतनी बड़ी तादाद में मुतासरा अफराद फरार हुए थे तो इस एक हकीकत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एलन के साथ मुसल्लह अफराद की कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरे लिए वो इतलात सनसनीखेज और पुरअसरार थी। इस गली में एलन मुकीम था, इसलिए सफेद फार्मों के हंगामे में मुलव्वस होने और फिर फरार होने की बात काबिल फहम थी। लेकिन मैं ये समझने से कासिर था कि इन सफेद बदमाशों पर दावा बोलने वाला कौन हो सकते थे। चाय की प्याली और 2 सिगरेटें खत्म होने तक मेरे जहन में एक बात जम चुकी थी। सुनी सुनाई बातों में अहम तरीन नुकता यह था कि सफेद फार्म और मुकामी अफराद अलग अलग गाड़ियों में फरार हुए थे। सफेद फार्मों की गाड़ियों में कोई मुकामी चेहरा देखा गया, न मुकामियों को ले जाने वाली गाड़ी में कोई सफेद फार्म मौजूद था। ये कोई डक्की छुपी बात नहीं थी कि एलन अपनी पूरी कुव्वत और वसाइल के साथ मैदान में उतरा था। इसे अपने हम नस्लों का भरपूर तावन हासिल था और बदरू जैसे ज़र खरीद मुकामी बदमाश भी पूरी तरह इसका साथ दे रहे थे। बदरू का नाम जहन में उभरते ही जैसे कोई गिरा सी खुल गई। हमारे फ्लैट से रवाना होने से पहले अव्वल खान ने फ्लैट पर फोन करके गुजाला को खबर दी थी कि बदरू दादा को फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन के इलाके में किराए के एक कातिल ने मौत के घाट उतार दिया था। जो गली पुलिस की बारी नफरी के मुहासरे में थी वो भी फिरोजाबाद थाने की हदूद में वाक़या थी। इन दोनों हकायक में कोई गहरा राब्ता था जो पहले मेरी समझ में नहीं आ सका था। एलन की सारी कुव्वत का इन्हिसार 2 धड़ों पर था। इसके अपने मददगार और अमेरिकन सीक्रेट सर्विस या CIA के अहलकार जो फितरी तौर पर अमेरिकन रहे होंगे। बदरू दादा इसका दूसरा बाजू था। हालात बता रहे थे कि बदरू दादा तनहा एलन के लिए काम नहीं कर रहा था। इसके आदमी भी पूरी तरह एलन के इशारों पर चल रहे थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि बदरू दादा कहाँ मारा गया था। ये इम्कान भी मौजूद था कि इसे एलन की कमीगाह में या इसके कुर्बो जवार में हलाक किया गया हो। किराए के किसी भी कातिल के लिए ज़ेरे जमीन राब्तों की मदद से ये मालूम करना मुश्किल नहीं रहा होगा कि इन दिनों बदरू किस के लिए काम कर रहा था और कहाँ मुकीम था। इन मालूमात के हसूल के बाद वो शख्स इस इलाके में पहुंचा और कोई भी मौका मुयसर आते ही अपने हमसे फारग हो गया। बदरू दादा का कत्ल कोई मामूली वाकया नहीं कहा जा सकता था। हो सकता है कि अपने बास के कत्ल पर एलन के लिए काम करने वाले मुकामी बदमाश मुश्तिल हो गए हों और किसी बात पर एलन या दूसरे सफेद फार्मों से उलझ पड़े हों और इसी तकरार के नतीजे में वहाँ गोलियां चलने की नौबत आ गई हो। ये बिल्कुल सामने की बात थी कि ऐसी सूरत हाल में मुतसादम बदमाश वाज़े तौर पर मुकामियों और गैर मुकामियों में बट गए होंगे और जरा सी देर की धुआंधार फायरिंग के बाद वहाँ से टुकड़ियों की सूरत में निकल भागे होंगे। इस पस मंजर में किसी भी टुकड़ी में मुखालिफ गिरोह के किसी भी फर्द की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने गर्दोपेश का जायजा लिया तो इस वक्त चाय खाने में बहुत कम लोग बाकी रह गए थे। बेशतर अफराद सड़क के पार होने वाली सरगर्मियों के नताइज जानने के तजस्सुस में बाहर निकल गए थे, क्योंकि इस गली में से एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तेज रफ्तारी से निकली थी और ट्रैफिक के किसी भी ज़ाब्ते की परवाह किए बगैर शहर की सिमत रवाना हो गई थी। एम्बुलेंस में शायद जख्मी ले जाए गए हैं। मैंने धीमे और मानीखेज लहजे में सुल्तान शाह से कहा, इसका मतलब है कि अभी इमारत वीरान नहीं हुई है, जरूरी नहीं कि एम्बुलेंस में कोई जख्मी भी रहा हो। सुल्तान शाह ने दरवाजे से बाहर देखते हुए सरसरी लहजे में कहा, बेचारे अब्दुस्तार ईदी ने शहर के मरीजों और जख्मियों की खिदमत के लिए बेशुमार एम्बुलेंसों का एक बेड़ा तैयार किया था, मगर अब वो खुद खून के आंसू रोता है कि इसकी गाड़ियां मरीज और जख्मियों से ज्यादा मुर्दे ढो रही हैं। मैं एम्बुलेंस में लाशों की मौजूदगी के इम्कान को मुस्तरद नहीं करता, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें कोई न कोई जख्मी भी था। पुलिस वाले इससे अंदर की पूरी कहानी उगलवा लेंगे। मैं मानता हूँ गहरे मुशाहदे की वजह से तुम्हारे बेशतर अंदाजे दुरुस्त साबित होते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे इस बेसरोपा दावे का सबब समझने से कासिर हूँ। एम्बुलेंस उजलत में और तेज रफ्तारी से रवाना हुई है, जैसे किसी को फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचानी जरूरी हो। मुर्दे देखभाल की हर जरूरत से बेनियाज होते हैं। एम्बुलेंस चलाने वाले भी हमारे बिगड़े हुए माशरे के कुल पुर्जे हैं। गाड़ी खाली हो तब भी वो सायरन बजाकर और इमरजेंसी लाइट ऑन करके भीड़ में रास्ता बनाने में खुशी महसूस करते हैं। मैंने कई निजी इदारों की ऐसी एम्बुलेंसों को सायरनों के साथ दौड़ते देखा है, जिनमें स्कूल आने जाने वाले बच्चे या किसी बड़े अहलकार के घर वाले सवार होते हैं। किसी एम्बुलेंस की रफ्तार से ये क्यास नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई जख्मी ले जाया जा रहा है या कोई लाश। रास्ते की और बात होती है। ये एम्बुलेंस एक जाए वारदात से रवाना हुई है, जहाँ इलाके के बहुत जिम्मेदार हकाम मौजूद हैं। यहाँ कोई ऐसी ड्रामेबाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर भी लिया जाए कि एम्बुलेंस के जरिए किसी को जनाज़ अस्पताल रवाना किया गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम मुझे क्या
समझाना चाह रहे हो? वो उलझ कर बोला। नए इम्कानात, मैंने बाएं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त यहाँ से कोई कारआमद बात नहीं मालूम हुई तो कल के अखबारात में बहुत कुछ छापा जाएगा। अभी तक एलन एक साया बना हुआ है, वो हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि वो अब भी अपनी कमीगाह में मौजूद हो, इसे फरार होने का मौका ही न मिल सका हो। तुम्हारे तेवर कुछ खतरनाक नजर आ रहे हैं। वो मुझे घूरते हुए तादीबी लहजे में बोला। आज का प्रोग्राम मनसूख हो चुका है। अगर एलन मौजूद है तो वो किसी चीते की तरह चौकन्ना और खूंखार हो चुका होगा। जख्म खाया हुआ दुश्मन बहुत खतरनाक हो जाता है। लो वो देखो, अब वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस रवाना हो रही है। इसके तवज्जो दिलाने पर मैंने इशारे फैसल के पार वाली गली में देखा तो वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस तकरीबन रेंगती हुई मेन रोड की तरफ आ रही थी। इसकी रफ्तार देख लो, साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें पड़े हुए अफराद हर दुनियावी मदद से बेनियाज हो चुके हैं। इस बार सिर्फ लाशें ले जाई जा रही हैं। मैंने कहा, ये निराली मंतक मेरी समझ से बाहर है। वो किसी तरह मुझसे मुत्तफिक होने पर आमादा नहीं था। जिंदगी और मौत के नाजुक मसाइल एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जवाबदीद पर नहीं छोड़े जाते। बाज जख्मियों की ज़ाहिरी हालत धोखा दे सकती है। बज़ाहिर मुर्दा नजर आने वाले जख्मी कोमा की हालत में हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि किसी के दिल की धड़कन आर्जी तौर पर बंद हो गई हो और जरा सी मालिश से दोबारा बहाल हो जाए। अहमकाने बातें मत करो, मैंने मुंह बना के नागवारी से कहा। दिल की धड़कन आर्जी तौर पर चंद सेकंड या 1-1.5 मिनट के लिए रुकती है। इसे फौरन बहाल न किया जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। हमें यहाँ आए काफी देर हो चुकी है और फायरिंग का सिलसिला हमारे पहुँचने से पहले मौकूफ हो चुका था। इतनी देर तक किसी का दिल रुका नहीं रह सकता। इतनी देर तक दिमाग की शरियानों को ताज़ा खून न मिले और मरीजों से गंदा खून न खींचा जाए तो दिमाग की मौत वाक़या हो जाती है, जो लम्हों में सारे अजलात बल्कि वजूद पर एक आसेब की तरह हावी हो जाती है। बुरा मान गए, वो अचानक हंस पड़ा। अच्छा चलो तुम्हारी बात माने लेता हूँ। वो एक जेरे तामीर इमारत के नुक्कड़ पर कायम ऐसा आर्जी होटल था जो बुनियादी तौर पर इस इलाके में काम करने वाले मजदूरों की खुर्दोनोश की जरूरियात पूरी करने के साथ दफातर में काम करने वालों को भी चाय वगैरह फराहम करता रहा होगा। हमने मेज छोड़कर काउंटर पर पैसे अदा किए और बाहर आ गए। मोहतात और कमजोर दिल तमाशाई होटल के सामने जमा होकर बात की क्या सराहियां कर रहे थे। मैं इनके तबसरे सुनता हुआ आगे निकलता चला गया। सुल्तान शाह मेरा दुमचला बनने के बजाय इस तरह चंद कदम पीछे हो लिया जैसे इसका मुझसे कोई वास्ता ही ना हो। वहाँ रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में एक नजरिया कायम कर लेने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस वक्त वहाँ एलन का कोई भी नमकख्वार मेरी या किसी मुश्तबा आदमी की तलाश में बाहर निकलने की जरूरत नहीं कर सकेगा। हम सड़क अबूर करके तमाशाइयों की भीड़ में शामिल हुए तो अंदाजा हुआ कि इस दौरान में लोगों की मालूमात में खासा इजाफा हो चुका था। लोग इस मकान में रहने वाले गैर मुल्कियों को मशकूक और मुश्तबा करार देकर इनके कुत्ते और इसके ट्रेनर की मौत का भी जिक्र कर रहे थे। ये बात हर जुबान पर थी कि इन दिनों पुलिस और इंतजामिया ने ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को जो पूरे सरार मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वस थे शहर में खुली छूट दी हुई थी और अमनो अमान के हालात जो पहले ही हौसला अफजा नहीं थे इस नाकाबिले फहम डील के नतीजे में मजीद बिगड़ रहे थे। ताज़ा तरीन वारदात के हवाले से जो कुछ सामने आया वो मेरे कायम किए हुए नजरियात की तायद कर रहा था। पुलिस वालों ने इस मकान में से 3 सफेद फामों की लाशें उठाई थी। 4 गोलियों के जख्म खाकर बुरी तरह जख्मी हुए थे। हलाक और जख्मी होने वालों में कोई भी मुकामी शामिल नहीं था। एलन के पड़ोसियों का बयान था कि इस मकान में सफेद फामों के साथ ही मुकामियों की बारी नफरी की नकलो हरकत देखी जाती रही थी, लेकिन पुलिस की आमद के बाद वहाँ हैरान कुन तौर पर मैदान खाली था। किसी मुकामी का साया तक नहीं मिल सका था, जबकि हलाक और जख्मी होने वालों के सिवा वहाँ सिर्फ 3 गैर मुल्की पाए गए थे जो इस मकान के कानूनी किराएदार होने के दावेदार थे। पुलिस के निचले अमले के जरिए अंदर की जो कहानियां तमाशाइयों तक पहुंची थी, इनके मुताबिक किराएदारों ने अपने एक कुत्ते और मुलाजिम के कत्ल के बाद मुकामी मुहाफिजों की खिदमत हासिल की हुई थी। फिर क्रिसमस की तकरीब के सिलसिले में इनके यहाँ बहुत से दोस्त और मेहमान आए हुए थे। किसी वजह से इन मेहमानों और मुकामी मुहाफिजों के दरमियान तलख कलामी का सिलसिला शुरू हो गया। मुहाफिजों ने मुश्तिल होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में इनके बहुत से मेहमान लहूलुहान हो गए और दीगर सफेद फामों ने अपनी मुदाफत के लिए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस खून खराबे के दौरान में दोनों मुतसादम फरीकों ने भारी जानी नुकसान का अंदाजा लगा लिया था। वो रुकावटों की ओर से एक दूसरे पर गोलियां बरसाने के साथ फरार की राहें भी तलाश करते रहे और जिसे भी मौका मिला वो इस मैदान कारजार से भाग निकला। भागने वालों में दोनों तरफ के अफराद शामिल थे। इन सब के इनखला का अमल इतनी तेजी से रूनुमा हुआ कि जब पुलिस की नफरी जाए वारदात पर पहुंची तो वहाँ लाशों और जख्मियों के सिवा किसी मुतहारफ फरीक का वजूद नहीं था। वहाँ
वहाँ रहने वाले तीनों सफेद फामों ने खुद को इस भयानक खूनरेजी से बिल्कुल लातल्लक करार दिया था। लुत्फ की बात यह थी कि इस नाजुक मौका पर इन लोगों ने बदरू दादा का नाम सीगा राज में रखने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब मुहावजों के पते और ठिकाने के बारे में बाजपुरस की गई तो वहाँ रहने वालों ने किसी तामल के बगैर बदरू दादा का नाम ले डाला। इनका कहना था कि इन्होंने हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में बदरू दादा से राब्ता किया था। मुआवजा तय हो जाने के बाद इसी ने दूसरे मुसल्ला मुकामियों का बंदोबस्त किया था। वो लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस वक्त तक बदरू दादा के कत्ल की कहानी इस इलाके में नहीं फैली थी, मगर मुझे पूरा यकीन था कि एलन के मकान पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी को अपने इलाके में रूनुमा होने वाली कत्ल की इस वारदात के बारे में इल्म रहा होगा। इन्होंने ये जानने की कोशिश भी की होगी कि इन सफेद फामों को बदरू दादा के बारे में कैसे मालूम हुआ और इन्होंने इससे कहाँ राब्ता किया, लेकिन इन सवालात के जवाबात हमारे इल्म में नहीं आ सके। इन तफसीलात से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि बदरू दादा का कत्ल इस मकान में नहीं हुआ था। अव्वल खान के गुर्गे ने बदरू दादा को कुर्बो जवार के किसी इलाके में घेर कर ठिकाने लगाया था और वो तसादम यकीनी तौर पर इसी वजह से हुआ था कि बदरू दादा जैसा बेखौफ गिरोहबंद निहायत दीदा दिलेरी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके आदमियों ने मायूसी और इश्तियाल के आलम में एलन के साथियों पर हमला कर दिया। हलाक और जख्मी होने वालों की कौमियत से ये बात जाहिर हो रही थी कि तसादम में पहल मुकामियों ने की थी और वो सब बदरू दादा के साथी थे। मेरे लिए इन तफसीलात में सिर्फ एक बात बहुत अहम थी। वारदात के बाद सारे मसल्ला और लड़ाका अफराद इस मकान से निकल भागे थे, लेकिन 3 अफराद बदस्तूर वहाँ मुकीम थे। मंतकी तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनमें एलन और पीटर जरूर शामिल रहे होंगे। तीसरा आदमी इनका कोई भी करीबी नमकख्वार हो सकता था जो बसात उल्टने के बावजूद इनका साथ दे रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां एक एक करके वापस लौट गईं। तमाशाइयों की भीड़ भी छटने लगी। हैरान कुन बात यह थी कि किसी ने भी मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मुतनाज़ा मकान का रुख करने की कोशिश नहीं की थी। भीड़ कम हो जाने के बावजूद वहाँ जगह जगह लोग टोलियों की सूरत में जमा होकर अपने अपने अंदाज में क्यास आराइयां कर रहे थे। मैं सुल्तान शाह को आंख से इशारा करता हुआ सर्विस रोड पर नर्सरी की तरफ हो लिया। सुल्तान शाह चंद कदमों के फासले से मेरे पीछे हो लिया। मैंने कूड़ेदान के करीब से गुजरते हुए कुन आँखियों से देखा कि चावल और चीनी वगैरह की थैलियों से भरा हुआ वो वजनी थैला कूड़ेदान के पिछले हिस्से में इसी तरह रखा हुआ था जिस तरह सुल्तान शाह ने इसे छोड़ा था। इस पर बाद में कूड़ा क्रिकेट नहीं डाला गया था। यहाँ तो सारा मामला ही टाइम टाइम फिश हो गया। कुछ दूर निकलने के बाद सुल्तान शाह ने मेरे साथ कदम मिलाते हुए मुतफक्राना लहजे में कहा, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बेपरवाही से कहा, अहम बात यह है कि एलन और पीटर किसी तीसरे शख्स के साथ अभी तक इस मकान में मौजूद हैं। हमें ज्यादा आसानी से इन पर हाथ डाल सकेंगे। इस ख्याल में न रहना। इसका लहजा एहतजाइया हो गया। बदरू दादा की मौत और फिर बाद में होने वाली खूनरेजी के बाद वो बहुत ज्यादा मोहतात हो चुके होंगे। जख्मी बेड़ियों का शिकार सबसे मुश्किल होता है। वो आसानी के साथ तुम्हारी किसी चाल में नहीं आएंगे। देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। मैंने इसी लहजे में जवाब दिया। असल अहमियत इस बात की है कि हमारा शिकार हमारे सामने है। मुझे तो डर था कि कहीं वो सब ही न भाग निकले हों। अब नताइज का इन्हिसार हमारी कारकर्दगी पर होगा। अगर हम अपने मंसूबे के मुताबिक इन्हें घेरने में कामयाब नहीं हो सके तो ये हमारी नाअहली होगी। कुदरत ने हमें पांसा पलटने का एक सुनहरा मौका फराहम किया है। मेरा ख्याल है इस वक्त तुम जरूरत से ज्यादा खुश फहमी का शिकार हो रहे हो। नताइज सामने आने तक हर जानदार हरीफ अपनी कामयाबी की उम्मीद करता रहता है। इसे तुम कोई बेजा खुश फहमी करार नहीं दे सकते। मैंने इसे घूरते हुए बदमजगी से कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं नताइज वगैरह को दूर की बात समझता हूँ। इस वक्त असल बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने मकान में मौजूद 3 सफेद फामों में से 2 को एलन और पीटर फर्ज कर लिया है। ये भी तो हो सकता है कि मामला बिगड़ते ही वो दोनों भी अपनी कमीगाह से फरार हो गए हों और अब वहाँ 3 नए चेहरे पुलिस वालों का सामना करने के लिए मौजूद हों। तुम हमेशा मनफी खतूत पर सोचते हो। मैंने दांत पीसते हुए कहा, और कभी कभी तुम्हारी काली जुबान अपना असर दिखा भी जाती है। तुमने लोगों से सुना नहीं कि मकान में मौजूद तीनों गैर मुल्की मकान के कानूनी किराएदार होने के दावेदार हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके होंठों पर खून सुलगाने वाली मुस्कुराहट फैल गई। मैं किसी भी खाली मकान में घुसकर इसकी मिल्कियत का दावा कर सकता हूँ। वो तीनों कुछ भी कह सकते हैं। पुलिस वालों ने किराएदारी का मुआहदा और इन तीनों की कानूनी दस्तावेजात कहाँ देखी होंगी? ये एक नया शगुफा है। मैंने चटक कर कहा, तुम पुलिस वालों के नाम तुम पुलिस वालों पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। इन्होंने अपने फराइज पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम नहीं दिए। ये इल्जाम तराशी नहीं, हक गोई है। वो एक बेसाख्ता अंदाज के साथ बोला, पुलिस वाले बराह रास्त आसमान से नाजल नहीं होते। वो भी हम जैसे मुकामी अफराद हैं। मेरी बात पर नहीं, कोटे की पाबंदियों की वजह से वो
वो मुकामी नहीं तो मुल्की जरूर होते हैं। कम पढ़े लिखे मुकामी या मुल्की अहलकार सफेद चमड़ी वालों को बिला वजह ही मरूब रहते हैं। मुल्कियों और गैर मुल्कियों के साथ इनके सलूक में नुमाया फर्क होता है। मुझे पूरा यकीन है कि इन गोरों ने जो कुछ कहा होगा इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया गया होगा। छानबीन के बगैर तस्लीम किए जाने वाले दावे अधूरे और बेबुनियाद होते हैं। मैंने चंद सानियों तक इसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर खुश्क लहजे में कहा, दोनों इम्कानात 50-50 हैं। एलन वगैरह हो भी सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं, मगर मैं इनसे टकराने का खतरा मोल लूंगा। तुम वापसी पर कूड़ेदान से थैला उठा लेना, इस पर इन्हें दहशतज़दा नहीं किया जा सकेगा। थैला ही नहीं, तुम हुक्म दो तो मैं पूरा कूड़ेदान भी अपने सर पर उठा सकता हूँ। लेकिन मामला बहुत गुंजलक है। मेरा ख्याल है कि फिल वक्त तुम्हें एलन या पीटर से ज्यादा वीरा की फिक्र है। इस पूरे अफसाने में अभी तक इस नेक बीबी की मौजूदगी का कुछ सुराग नहीं मिल सका। फर्ज करो एलन और पीटर भी मिल जाते हैं, लेकिन इस घर में वीरा मौजूद न हुई तो क्या होगा। वो एक जानदार पहलू था। लम्हा भर के लिए मैं भी गड़बड़ा गया, मगर जल्द ही संभल कर बोला, इन दोनों बल्कि तीनों को इत्मीनान से ज़िबा करके वीरा इसी इलाके में गायब हुई है। इनकी बारी जानी नुकसान के बारे में ताज़ा तरीन इतलात से इन मालूमात की तस्दीक हो गई है जो तुमने फराहम की थी। अगर वीरा इस चार दीवारी में महबूस नहीं है तो इन तीनों गोरों को मेरे हाथों मरना होगा। इन्हें जहन्नम हासिल करने के बाद मैं नए सिरे से वीरा की बादयाबी के इम्कानात पर गौर करूंगा। वीरा आफत की परकाला है, वो मानी खेज लहजे में बोला। हो सकता है कि फायरिंग और हड़बोंग से फायदा उठाकर वहाँ से निकल भागी हो। ऐसी सूरत में तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? तुम बिला वजह मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुर्श लहजे में कहा, वीरा किसी नागहानी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए इसे बचाना मेरा अवलीन फरीजा है। मैं हर कीमत पर इसे आजादी दिलाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मेरे सामने सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाता है, एलन और इसके गुमाश्तों की सरकोबी। इन कामों में तकदीम और ताखीर तो हो सकती है, लेकिन इनसे गुरेज नामुमकिन है। अब तक तुम्हें भी अंदाजा हो चुका होगा कि एलन के मैदान में आते ही हालात ने किस तरह पलटा खाया है। चीखा सराय में जब मैंने दान पान से इस ऐनक ज़दा बंदर को निक्कर और टी शर्ट में मलबूस देखा था तो मैं सोच भी नहीं सका था कि वो आगे चलकर इस कदर खतरनाक मंसूबा साज साबित होगा। अब तक इसके बारे में मेरा हर अंदाजा गलत साबित हुआ है। इस हरामजादे का सर कुचले बगैर हम अपने दूसरे दुश्मनों पर बर्तरी हासिल नहीं कर सकेंगे। हम दोनों सर्विस रोड पर टहलते हुए राजी रोड के चौराहे से आगे गुजरकर नर्सरी की तरफ रवां थे कि मैं एकदम ही रुककर वापसी के लिए पलट पड़ा। मैंने सुल्तान शाह की आंखों में देखते हुए कहा, ये अच्छा है कि अब वहाँ सिर्फ 3 नफूस रह गए हैं। ज्यादा आदमियों की मौजूदगी में गड़बड़ हो सकती थी। अब मैं इन्हें आसानी से कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तबाहकारी से खौफजदा कर सकूंगा। बाज़ औकात तुम बहुत भयानक खतरात मोल ले बैठते हो। वो जुर्जरी लेकर बोला, अगर वो तुम्हारी धमकियों में ना आए और इस स्विच को आजमाने की नौबत आ गई तो तुम क्या करोगे? फिर तो खुला मुकाबला होगा। कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच ना सही, पिस्तौल और रिवाल्वर काम आएंगे। इतना कहकर मैंने एक लहजे के लिए तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ब्लफ काम कर जाएगा। एलन इस मर्तबा जिन लोगों के लिए काम कर रहा है वो जदीद तरीन तबाहकुन इजादात पर गहरी नजर रखते हैं और कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच तो इनके घर की इजाद है। इसकी तबाहकारी से वाकफियत रखने वाला शख्स किसी भी कीमत पर इस मोहलक स्विच के इस्तेमाल की नौबत नहीं आने देगा। ये वाकई बहुत तबाहकुन इजाद है। और तफक्कर अमेज लहजे में बोला, जिंदगी के आखिरी लम्हात में अमेरिका के किसी भी सदर की अनापरस्ती या आट दर्मी के नतीजे में पूरी दुनिया होलनाक तबाही की ज़ाद में आ सकती है। तसव्वुर तो करो कि बिस्तरे मरग पर पड़ा हुआ अमेरिकी सदर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच अपने सीने पर बांध ले और इस स्विच का राब्ता पेंटागन के भयानक जमीनी और खलाई दिफाई निजाम को हरकत में लाने वाले सुपर कंप्यूटर से हो तो अमेरिकी सदर के दिल की धड़कनें 40 फी मिनट से नीचे गिरते ही इस कुरे अर्ज पर कैसी तबाही नाजल हो सकती है। चंद ही अशरों की बात है कि रोज के एक जज्बाती सदर ने सलामती काउंसिल में अपने मुंह से कफ उड़ाते हुए अपना जूता हाथ में उठा लिया था। अमेरिका में भी कोई मगलूबुल गजब हुक्मरान आ सकता है। ऐसे नीम पागल हुक्मरानों के लिए कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसे आलात खिलौना बन जाएंगे। इसके अंदेशे अपनी जगह बिल्कुल बजा थे, लेकिन इस बेचारे को ये मालूम नहीं था कि माशरती आगाही और तालीम के मिसाली रिवाज के बायस अमेरिका के आम शहरी भी अपने निजाम हुकूमत की अच्छाइयों और बुराइयों से आगाह थे। वो जानते थे कि इनके इंतखाबी तरीका कार के नतीजे में मदबरीन के साथ हॉलीवुड के साबका मस्करे और अदाकार भी इनके हुक्मरान बनने में कामयाब हो गए थे। जहाँ तक मुमकिन था इन्होंने अपने सदर को बेहदो हिसाब दस्तूरी आजादियाँ दी हुई थी, लेकिन कौमी सलामती के मामलात में इन्होंने कहीं भी कोई
कोई समझौता नहीं किया था। कुलीदी फैसले कौमी सलामती के आईनी इदारे या सुप्रीम काउंसिल में होते थे। कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मामला भी कुछ ऐसा ही था। बाहर साइंसदानों ने वो असेबी स्विच पेंटागन, नासा, CIA और FBI जैसे अहम मराकज इदारों के लिए ईजाद किया था, लेकिन इस पर तसर्रुफ का इख्तियार अमेरिका की नेशनल डिफेंस काउंसिल को सौंपा गया था। अमेरिका में इस काउंसिल की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई फर्द या इदारा इस स्विच को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस पाबंदी से अमेरिका का सदर भी मुस्तस्ना नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि तजारती और दिफाई मवादों के तहत इस हलाकत खेज स्विच की बरामद की खुली छूट थी। यह सिर्फ कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मामला नहीं था। रोजमर्रा जिंदगी के बेशुमार शोबों में तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे ही नादर रोजगार शुबदे दिखा रहे थे। अद्वियात जो उनके मुल्क में मोहलक और ममनू करार दी जा चुकी थी, दूसरे मुल्कों को बरामद की जा रही थी। दूध, मक्खन और खुराक के जखायर जो इनके मुल्कों में मियाद से ज्यादा पुराने हो चुके थे, तजारत और इमदाद के नाम पर धड़ल्ले से दुनिया के जरूरतमंद मुल्कों में भेजे जा रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इंफरादी या कौमी सतह पर इन तजारती राहजनों से बाज पुरस कर सके। तुम्हारे लिए जो जहर है वो हमारे लिए अमृत कैसे हो सकता है? जो हो रहा था वो बस होता चला आ रहा था। अगर वो तुम्हारी धमकी सुनते ही भाग निकले तो तुम क्या करोगे? सुल्तान शाह ने चलते चलते अचानक रुककर कहा, वहाँ हर मकान की पुश्त पर भी एक तंग गली मौजूद है। ये बात पहले ही मेरे जहन में आ गई थी। मैं फाटक पर जाऊंगा, तुम पिछली गली में मौजूद रहोगे ताकि वो इधर से फरार ना हो सके। ये बात भी जहन में रखो कि वीरा अगर अभी तक इसी मकान में मौजूद है तो वो लोग फरार होने की बजाय मुकाबला करेंगे। भागने की सूरत में वो वीरा को आसानी से अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे और यही हमारी कामयाबी का बुनियादी नुक्ता होगा। हम दोनों दोबारा चल पड़े। सुल्तान शाह अपनी जिरा मुकम्मल करने के बाद मेरे प्रोग्राम से पूरी तरह मुत्तफिक हो चुका था और खामोशी से अपने जहन में लाया अमल तय करने में मसरूफ हो चुका था। हमारे दरमियान भरपूर ना सही लेकिन अहम तबादला ख्याल हो चुका था। इब्तिदा ही से हमने एक दूसरे से अलग रहकर काम करने का फैसला किया हुआ था। इसलिए सुल्तान शाह ने अपनी जेब से बीम गन निकालकर मेरे हवाले करते हुए कहा, ये तुम रख लो, अब मैं आगे जाकर कूड़ेदान से थैला उठा लेता हूँ। ये मुझे किस लिए दे रहे हो? मैंने चौंक कर सवाल किया। हमारा इन लोगों से बराह रास्त सामना होगा, तुम्हें बीम गन की जरूरत पड़ सकती है। वो बोला, मेरा क्या है, गड़बड़ नजर आई तो धुआंधार फायरिंग शुरू कर दूंगा। मुझे किसी मसलत का सामना नहीं करना, बस बुरा वक्त आ जाए तो मामला आर या पार करना है। इसके लिए बीम गन गैर जरूरी है, बिला वजह खून खराबा न करना। मैंने बीम गन अपनी जेब में डालते हुए खुश्क लहजे में तनबीह की। ये एक संगीन मुकाबला है, कोई हंसी खेल नहीं है। मुझे पूरी सूरत हाल का अंदाजा है। वो बेफिक्री से बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी एहतियात से काम लूंगा, लेकिन मामला काबू से बाहर होते हुए नजर आए तो फिर अल्लाह ही सब का वारिस होगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इस मार दाड़ में सिर्फ सफेद फाह में हमारा निशाना होंगे। मुकामियों के बारे में हमें दरगुजर से काम लेना होगा। मैंने इसे याद दिलाना चाहा। ये पुरानी बातें हैं, वो सरसरी लहजे में बोला। अपनों पर गोली चलाते हुए ट्रैगर पर उंगली खुद ब खुद रुकने लगती है। वैसे भी अब इस मकान में कोई मुकामी नहीं रहा है। यहाँ मकानात काफी बड़े हैं, एक दूसरे से अलग रहकर हमें अंदाजा नहीं हो सकेगा कि कौन क्या कर रहा है। एलन के मकान का कोई दरवाजा पिछली गली में भी खुलता होगा। हाँ, एक दरवाजा इस तरफ भी है। इसने अपने सर को जुम्बश देकर कहा, हम मकान पर दस्तक देने से पहले एक साथ इस गली का जायजा लेंगे, फिर तुम पिछले रास्ते से घर में दाखिल होने की कोशिश करोगे ताकि हम दोनों अंदर यकजा हो सके। बातों की हद तक वो प्रोग्राम बहुत सहल और काबिल अमल मालूम हो रहा था, मगर मुझे इसमें हायल दुश्वारियों को पूरी तरह अंदाजा था। हम दोनों इन लोगों के बुलाए हुए मेहमान नहीं थे कि वो हमारी आमद की इतला पाते ही दीदा दिल और फर्शे राह कर देते। इनकी पूरी कोशिश ये होती कि मौका पाते ही हमें ठिकाने लगा दें, और इसी खतरे के सद्देबाब के लिए मैंने कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का ड्रामा रचाया था। इन लोगों के मज़ाहमती रवैये के साथ ये इम्कान भी था कि एक बड़ी वारदात के बाद इन लोगों की हिफाजत के लिए कुछ अफसरान ने एक दो सिपाही वहाँ छोड़ दिए हों, लेकिन ये मेरे ख्याली खतरात थे। असल सूरत हाल का अंदाजा इनके दरवाजे को खड़काने के बाद ही हो सकता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।